नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूरे देश की नज़रें लगी हुई थी कि प्रियंका गांधी, जो कि वायनाड से रिकॉर्ड मतों से चुनकर लोकसभा में पहुंची हैं, वो क्या करके दिखाती हैं। लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, वो कैसे बोलती हैं, क्या सदन के बाहर वो छोटी छोटी टिप्पणियां करती रही हैं या पब्लिक रैली में बोलती रही हैं। उससे इतर जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय मर्यादा है और संसदीय जो प्रक्रिया है, उसके ढांचे में, उसके सांचे में, उसके स्ट्रक्चर में रहकर वो कोई अच्छी स्पीच दे सकती हैं, क्या वो प्रभाव डाल सकती हैं, क्या वो तथ्यात्मक आधार पर कोई ऐसा भाषण दे सकती है जिससे अपोजिशन यानी सत्तारूढ़ दल को मुश्किल में डाल सकें और अपने लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी करें, क्योंकि वो पहली बार संसद में पहुंची हैं और संसद में सबकी निगाहें और ख़ास तौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन की निगाहें उन पर लगी हुई थी कि एक मौका मिले, एक चूक करें वो और उन पर हमला कर दें। तो ये एक बहुत ही, कहना चाहिए, पतली रस्सी पर चलने जैसा काम था जो प्रियंका गांधी को करना था। लेकिन कहना होगा कि उन्होंने इस काम को बखूबी किया है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपनी संसदीय पारी की शुरुआत बहुत धमाकेदार अंदाज में की। उनकी स्पीच कोई बहुत विस्फोटक नहीं थी, कोई बहुत उत्तेजना पैदा करने वाली नहीं थी। वो खुद बहुत संयत थी, उत्तेजित नहीं थी, जो कि उन्होंने बार बार ये साबित भी किया है कि वो अपने भाई राहुल गांधी की तरह उत्तेजना में नहीं बोलती हैं, उत्तेजना में तर्क वितर्क नहीं करती हैं, बल्कि ठंडे दिमाग से चीज़ों को बड़े ही सिलसिलेवार ढंग से रखती हैं और अपनी हाजिर जवाबी से या अपनी जो, कहना चाहिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके वो बड़े बखूबी ढंग से अपनी बात को कम्युनिकेट करती हैं। तो कम्युनिकेशन के मामले में वो अपने भाई से कहीं ज़्यादा है। और कम्युनिकेशन में ये कहा जाता है, उसकी थ्योरी में, कि आदमी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो 90 से 95% काम करती है, बाकी 5% आपके शब्द वगैरह होते हैं। वो सोनिया गांधी में, माफ़ कीजिएगा, प्रियंका गांधी में भरपूर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ बोलती नज़र आती है और जो वो बोल रही हैं उसको सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। तो इस मामले में ये जो शुरुआत हुई है, आगाज़ हुआ है प्रियंका गांधी का लोकसभा में, वो कहना चाहिए कि पहली गेंद पे अगर छक्का नहीं तो उन्होंने चौका ज़रूर मारा है और ये एक अच्छे संसदीय जीवन की शुरुआत मानी जा सकती है। अब देखिए कि उन्होंने अपने भाषण में बहुत चीज़ों का मिक्स किया है। उन्होंने तंज भी किया, उन्होंने सवाल भी खड़े किए सरकार की नीयत पर, सरकार की मंशा पर, सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर, और साथ ही उन्होंने कुछ इमोशनल चीज़ें भी उसमें मिश्रित की, कुछ भावनात्मक मुद्दे भी उसमें मिश्रित किए, तो ताकि उसका जो टोटल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़ोरदार हो। और उनके भाषण में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं था, जो कि नाटकीयता बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, वो नाटकीयता उनमें नहीं थी। एक बहुत ही सहज, स्वाभाविक ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी। और ये काबिले गौर है कि जब वो बोल रही थी तो सत्ता पक्ष पूरी तरह से खामोश था। वो सुन रहा था, देख रहा था, लेकिन उसको इंटरप्ट करने का, टोका टाकी करने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्रियंका गांधी इस तरह से अपनी बातें रख रही थी जिसको लेकर सत्ता पक्ष कोई हंगामा खड़ा नहीं कर सकता था। अगर हंगामा खड़ा करता तो वही कटघरे में होता। तो ये एक बड़ी चतुराई भरा भाषण उन्होंने दिया। बहस संविधान पर हो रही थी और संविधान को केंद्र में रखकर उन्होंने संविधान से जुड़े सारे मुद्दे उठाए। अब जैसे उन्होंने एक जो परोक्ष हमला किया, जो कि ज़बरदस्त हमला था, और मैं कहूँगा कि उनके भाषण का एक पीक पॉइंट था, उन्होंने जो ये कहा कि
जल्दी ही भारत कायरों के हाथों से आज़ाद होगा। अब ये बहुत तीखा हमला था। कायरों मतलब सत्तारूढ़ दल को, उसके प्रधानमंत्री को, उसके मंत्रिमंडल को उन्होंने कायरों की सेना कहा, एक तरह से कायर कहा, और उनसे देश मुक्त होगा। ये एक बहुत कठोर हमला कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये हमला बहुत सहजता से किया और उसकी जो गूंज है वो भले ही उस समय महसूस ना की गई हो, लेकिन बाद में जो उसके जब मानी निकाले गए होंगे और जब उसकी चुभन महसूस हुई होगी, तब सत्तारूढ़ दल को समझ में आया होगा कि ये क्या कह गई हैं प्रियंका गांधी। तो एक तो उन्होंने कायरों की हाथों से देश मुक्त होने की बात कही, वो बड़ी तीखी थी। दूसरी, बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया। अगर वो अडानी का नाम लेती तो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला कूद पड़ते, उनको रोकने टोकने लगते और जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं वो भी हमला करने पर उतारू हो जाते। तो उन्होंने बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि संविधान को कमज़ोर करने और देश के 142 करोड़ नागरिकों के बजाय चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप उन्होंने लगाया। अब ये सीधा अडानी बनाम 142 करोड़ लोगों का मामला बनता है, और इसको लेकर ये जो कटाक्ष किया है, ये इसके साथ उन्होंने जोड़ दिया संविधान को भी कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, ये लोगों को सुरक्षा करता है। दुख की बात है कि सत्तारूढ़ दल ने उस ढाल को तोड़ने के लिए सभी प्रयास किए हैं। अब ये अडानी के पूरे मसले को उन्होंने संविधान से जोड़ दिया, जो अभी तक कोई कर नहीं रहा था, कि अडानी को खास तरह से तवज्जो देना, उसको फ़ायदा पहुंचाना, उसके करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफेंड करना, जांच ना होने देना, ये संविधान विरुद्ध बात है। ये उन्होंने उसको हाईलाइट किया। अब इसके बाद उन्होंने अलग अलग चीज़ें उठाई, जैसे जाति जनगणना का मामला उठाया और वहाँ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा जो है ये समय की मांग है और इससे हमें नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन सरकार जाति जनगणना कराना ही नहीं चाहती है। उन्होंने मोदी के सदन में न आने का मुद्दा भी उठाया। अब देखिए कि संविधान पे बहस हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदारद हैं, गायब हैं, वो सदन में नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं संविधान को लेकर, उनकी पार्टी कितनी गंभीर है, उनकी सरकार कितनी गंभीर है। तो वहां भी उन्होंने चोट की और ये कहते हुए चोट की कि भाजपा वाले कब तक नेहरू जी को अपनी गलतियों के लिए कोसते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी, वर्तमान की समस्याओं को कब एड्रेस करेंगे, अपनी जिम्मेदारी कब मानेंगे। ये एक उन्होंने अटैक जाति जनगणना के साथ जोड़ते हुए कहा। फिर उन्होंने एक एक करके 3-4 कांड उठाए, जैसे संभल की हिंसा का कांड उठाया और इसको उन्होंने बड़ा इमोशनल टच दिया। इसमें उन्होंने कहा कि संभल की हिंसा के बाद 2 बच्चे मेरे पास आए, उनके नाम थे अदनान और उजैर, और उनमें से एक बच्चा मेरे बड़े बच्चे की उम्र का था और दूसरा छोटे बच्चे की उम्र के आसपास था। और उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिता का ये स्वप्न था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं बन के रहूंगा। और इसको भी उन्होंने संविधान से जोड़ा कि ये ताकत उसमें संविधान से आई है, और ये बताया कि उनके फादर की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। वो दर्जी थे और उनका उस प्रदर्शन से कुछ लेना देना नहीं था। वो बच्चे को स्कूल छोड़ के अपने दुकान पर गए थे और जब हंगामा हुआ तो घर लौट रहे थे, तब वो पुलिस की गोली का शिकार हो गए थे। तो संभल की हिंसा को उन्होंने उठाया, फिर उन्होंने उन्नाव के रेप कांड को उठाया और हाथरस के रेप कांड को उठाया। और इन दोनों को उठाते हुए उन्होंने बार बार सरकार को ये जताया कि वो दलितों के खिलाफ है, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इस तरह से उन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों की बात को भी संविधान के उल्लंघन से जोड़ दिया। अब ये बहुत देखिए, अगर आप पूरे भाषण की बुनावट देखें
तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि उनके दिमाग में बहुत क्लियर था कि उन्हें कौन कौन सी बातें उठानी है और उनको कैसे संविधान से जोड़कर लोगों के सामने रखना है। और उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, उन्हें चुना और उसका अपने भाषण में इस्तेमाल किया और एक बहुत ही इफेक्टिव भाषण उन्होंने दिया। ये एक कहना चाहिए कि एक परिपक्व नेता का भाषण था। ये कोई ऐसा कहीं से नहीं लगा कि ये पहली बार प्रियंका बोल रही हैं। वो नौसिखिया हैं, उनको वो इतने सांसदों के बीच में सरकार के सामने खड़े होकर बोलने में किसी तरह की हिचक, किसी तरह के आत्मविश्वास की कमी है, वो कहीं भी नज़र नहीं आई। तो ये जो उन्होंने पूरा एक भाषण की बुनावट की जिसमें हर चीज़ें एक साथ गूंथ दी गई और उनको संविधान से जोड़ दिया गया, ये एक बहुत मुकम्मल भाषण मैं कहूँगा। एक पहली बार जो सदन में खड़े होकर एक महिला भाषण दे रही है, संविधान जैसे बहुत ही गंभीर विषय पर। संविधान पर बोलना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने संविधान को लेकर जो खतरे हैं उनको किस तरह से मौजूदा घटनाओं से जोड़ा है, मौजूदा प्रवृत्ति से जोड़ा है। एक तरफ उन्होंने करप्शन का मामला उठाया, अडानी का नाम न लेते हुए, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया और तीसरी तरफ दलितों का मुद्दा उठाया और जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी की गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाया और इस तरह से सरकार के संविधान के प्रति क्या रवैया है उसको उन्होंने उजागर करने की कोशिश की और मेरी समझ कहती है कि इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। हालांकि शोर बहुत है चारों तरफ और इस शोर में बहुत कुछ कई बार समझ में नहीं आता, कई बार वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है। गोदी मीडिया एक अलग तरह से भूमिका अदा करता है। इस भाषण को वो उस तरह से कवरेज भी नहीं देगा, करेगा भी तो उसमें नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करेगा। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आगे चलकर सदन में सत्तारूढ़ दल के लिए एक और समस्या बनने जा रही है, एक और चुनौती बनने जा रही हैं। आज उन्होंने अपने भाषण से ये दिखा दिया है और मैं राहुल से तुलना तो नहीं करना चाहता हूँ। राहुल एक अलग ढंग का उनका व्यक्तित्व है, उनका अलग अंदाज और मिजाज है, लेकिन प्रियंका गांधी के आने से एक तरह का संतुलन भी कायम हो रहा है। एक तरफ एग्रेसिवनेस है राहुल गांधी की, दूसरी तरफ बहुत संतुलित, संयत, भावनात्मक स्तर पर जाकर चीज़ों को पेश करने की एक जो सलाहियत उन्होंने दिखाई है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए एक ज़बरदस्त हथियार आगे चल के बनने जा रही हैं। ये सत्तारूढ़ दल को आज समझ में आ जाना चाहिए। न समझने की कोशिश करेंगे तो गच्चा खाएंगे और उन्हें दिक्कत भी महसूस होगी, आगे चलकर परेशानियां नई खड़ी होंगी। महिला होने का जो फ़ायदा है प्रियंका गांधी का, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। महिला नेता पर अटैक करना बहुत मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पर तब वो जब वो लॉजिकली बात कर रही हो, वो उसके बातों में तथ्यात्मकता हो, सकारात्मकता हो। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो जाहिर है कि अगर अपोजिशन उनको परेशान करने की कोशिश करेगा तो खुद ही मुंह की खाएगा, उसी की फजीहत होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी उन्हें वो मौका नहीं दे रही हैं जिसके बल पर वो उन पर चढ़ाई कर सकें। प्रियंका गांधी ने अपने इस अवसर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और निश्चित रूप से आज की स्पीच के बाद उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत पर, कम से कम कम्युनिकेशन स्किल पर सवाल उठाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।